फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत अपनी अपनी भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा जब कनिका स्कूल में थी और उसकी सहेलियां अपनी अपनी शादी के बारे में बातें करती थी। मेरी जिससे शादी होगी वो कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, वो सबसे अलग होगा, लाखों में एक होगा, जिसे देखते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। स्कूल के ग्राउंड में 4 लड़कियों के समूह में से कनिका अपनी बात इतराते हुए कहती है तो सभी लड़कियां मुस्कुरा देती हैं। अब आगे क्यों वो लंगड़ा लूला होगा जो उसे देखते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। एक लड़की मजाक करते हुए कनिका से कहती है, ए तू ये क्या बोल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कनिका भूनते हुए से जवाब देती है, सही तो बोल रही हूँ, इंसान को उतने ही सपने देखने चाहिए जो पूरे हो सके। अच्छा पति मिलना या न मिलना सब नसीब की बातें होती हैं। तो वही लड़की आगे कनिका से कहती है, जिसकी बातों से दूसरी लड़कियां भी सहमति जताती हैं, लेकिन मेरा होने वाला पति लाखों में एक होगा और मुझे मेरे नसीब पर पूरा भरोसा है, तुम देखना, ये मेरा वादा है। तो कनिका आगे सपनों में खोते हुए कहती है, तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है और वर्तमान में लौट आती है। बहू बहू क्या सोच रही हो, चलो उठो, सभी लोग जा चुके हैं, तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो। अम्मा जी उसे पुकारते हुए कहती है तो वह हड़बड़ा सी जाती है। वह चकित सी यहाँ वहाँ देखने लगती है, जैसे उसे अपनी शादी की सच्चाई बर्दाश्त न हो रही हो। अम्मा जी को अजीब लगता है, ऐसे क्या देख रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। तो अम्मा जी आगे आश्चर्य से पूछती है, नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ। तो कनिका जवाब में कहती है और खुद को ठीक करने की कोशिश करती है। उसे बेचैनी महसूस हो रही है। हम जानते हैं तुम्हें अपने घर की याद आ रही होगी, लेकिन बहू अब से यही तुम्हारा घर है, अब यहीं पर जीना और मरना है, तो इसकी आदत डाल लो। और हम कोई गैर थोड़ी ना है, कोई परेशानी हो तो हमसे कह देना, ठीक है अब जाओ और आराम कर लो। अम्मा उसे बहलाते हुए कहती है ताकि उसे अच्छा लगे। तो कनिका उनके सामने मुस्कुराकर सहमति जताती है और वहां से जाने लगती है। अम्मा जी समझ रही होती है कि वे इस घर में खुश नहीं है, जरूर दोनों में कोई बात हुई होगी, इसीलिए रोहित की तरह वह भी उदास है। अम्मा जी मन ही मन सोच रही है। रात हो चुकी है, पिताजी हॉल में बैठे टीवी देख रहे हैं। पापा आपने मुझे बुलाया है। रोहित हॉल में आते हुए पिताजी से पूछता है, हाँ आओ बैठो, कुछ बात करनी थी तुमसे। तो पिताजी सहजता से कहते हैं, बताइए ना पापा क्या बात है। रोहित कुर्सी पर बैठते हुए पूछता है। रोहित, हेमंत की पढ़ाई का ये आखिरी साल है और वह आगे की पढ़ाई दिल्ली जाकर करना चाहता है। पिताजी उसे बताते हैं। वे चिंतित लग रहे होते हैं। ये तो अच्छी बात है पापा, वे आगे पढ़े और कुछ अच्छा बन जाए, ये तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो रोहित खुश होते हुए कहता है, हाँ वो तो है बेटा। लेकिन पिताजी चिंतित होते हुए कहते हैं, फिर आगे कह नहीं पाते, लेकिन क्या पापा कोई दिक्कत है क्या। तो रोहित उनकी बात को जारी रखते हुए पूछता है, रोहित तुम तो जानते ही हो ना कि मेरी पगार कितनी आती है। हेमंत जो आगे की पढ़ाई करना चाहता है उसमें पैसे बहुत लगने वाले हैं और उतने तो नहीं है मेरे पास में। पिताजी आगे चिंतित होते हुए रोहित को बताते हैं, कितना खर्च आएगा पढ़ाई में पापा। तो रोहित उनसे पूछता है, बोल रहा है 5 से 7 लाख रुपए लग जाएंगे। पिताजी उसे नजरें चुराते हुए बताते हैं, पापा आप चिंता क्यों करते हैं, हेमंत आगे बढ़ना चाहता है तो वह जरूर पढ़ेगा, हम कर लेंगे कोई ना कोई जुगाड़। तो रोहित तुरंत पिताजी को बहलाते हुए कहता है ताकि वे चिंता ना करे। रोहित, हेमंत बोल रहा था, अगर तुम अपने नाम से लोन ले लो तो उसकी आगे की पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि तुम्हें जल्दी लोन भी मिल जाएगा और ब्याज भी कम लगेगा। सरकार की कोई स्कीम है जो हैंडीकैप लोगों को व्यापार के लिए लोन देती है। पिताजी आगे सकुचाते हुए रोहित से कहते हैं। तो रोहित उन्हें आश्चर्य से देखता है, उसे बुरा लगता है, लेकिन वह जाहिर नहीं होने देता। ठीक है ना पापा, अगर मेरे लोन लेने से हेमंत की पढ़ाई पूरी होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं तैयार हूँ, आपको जो भी करना है मैं करने को तैयार हूँ। तो रोहित प्रसन्नता भाव से पिताजी से कहता है। तो पिताजी उसकी तरफ न देखकर टीवी की तरफ देखने लगते हैं, जैसे उन्हें स्वयं बुरा लग रहा हो। रोहित को बुरा लगता है, उसे दुख होता है
कि पिताजी ने उसकी तुलना एक अपाहिज से की है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं और वह उठकर जाने लगता है। कनिका बिस्तर पर लेटी हुई कुछ सोच रही है, तभी रोहित बाहर से कमरे में आता है, जिसे देख वह असहज हो जाती है। कनिका, तुम्हें अम्मा बुला रही है, रोहित सकुचाते हुए से कहता है, तो वह गुस्से से एक नजर उसकी तरफ देखती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। रोहित आके उससे कुछ कहता, वह जानता है कि कनिका उससे नाराज है। फिर वह अपना सामान लिए कमरे से बाहर चला जाता है और कनिका गुस्साई हुई बैठी है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे कहे अपने मन की पीड़ा। इससे अच्छा होता कि मैं कमल के साथ भाग गई होती। कनिका परेशान सी मन ही मन सोचती है। कमल का जिक्र होते ही वह सहम सी जाती है, जैसे किसी ने उसे देख लिया हो कमल का नाम लेते हुए। अब जबकि उसकी रोहित से शादी हो गई है, ये बात अलग है कि वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और न ही वह उसके साथ एक पल भी रहना चाहती है। कमल उसके गांव का एक लड़का है जिसे वह बहुत पसंद करती थी और कमल भी उसे बहुत पसंद करता था। दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कनिका की किस्मत में तो रोहित लिखा था और वह अपने प्यार कमल से दूर हो गई। उसे दुख होता है और उसे अपने प्यार कमल की याद आती है। अगर उसके बस में होता तो वह कब का कमल के पास चली जाती, लेकिन वह मजबूर है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि इतना बड़ा कदम उठा सके, समाज की बनाई सीमाओं को लांघ सके। अब जबकि उसका दिल उसे पुकार ही रहा है, उसे याद कर रहा है, तो वह अपने पहले प्यार कमल के बारे में सोचने लगती है कि वह कैसे चोरी छिपे उसे मिलने जाया करती थी और कमल उसके गांव के एक बरगद के पेड़ के पीछे उसका इंतजार करता था। दोनों घंटों बातें करते, अपने अपने भविष्य के सपने देखते, लेकिन दोनों के प्यार पर किसी की नजर लग गई और पूरे गांव को कमल कनिका के प्रेम के बारे में पता चल गया। घर घर तरह तरह की बातें होने लगी, यहाँ तक कि ये भी कहा जाने लगा कि कनिका और कमल के बीच गलत संबंध है। उस समय कमल अपने स्कूल के आखिरी साल में था। वह 12वीं क्लास में था और आगे की पढ़ाई भोपाल जाकर करना चाहता था, लेकिन जिस तरह की गांव में बातें हुई उनके रिश्ते को लेकर, उसे कमल और कनिका दोनों के जीवन की पूरी कहानी ही बदल गई। कमल भोपाल चला गया तो कनिका की स्कूल की पढ़ाई छूट गई। हमारे समाज में यही तो होता है, किसी समस्या को समझने की बजाय उसे दरकिनार करने में ज्यादा भलाई समझी जाती है और शायद इसीलिए हमारे देश में प्रेम मोहब्बत की फिल्में बनती हैं। उनके घर वालों को विलेन की तरह दिखाया जाता है और उसी से प्रेरित होकर हमारे युवा लड़के लड़कियां प्यार के आखिरी मंजिल को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कनिका के लिए कमल को भुलाना आसान नहीं था। उसे तो आंसू बहाने की भी आजादी नहीं थी। अगर वह कुछ कर सकती थी तो सिर्फ उसे मन ही मन याद। कनिका के बापूजी बड़े ही सख्त स्वभाव के थे। वो तो पहले से ही कनिका की पढ़ाई की लिखाई के खिलाफ थे। उनके हिसाब से लड़कियां घर का चूल्हा चौका संभाले और क्या, लेकिन अम्मा के जोर जबरन से कनिका को 10वीं के बाद पढ़ने की अनुमति मिली थी, लेकिन उसके प्रेम प्रसंग के कारण उसकी पढ़ाई भी छूट गई। अब तो किसी भी तरह उसकी शादी करानी थी, जिससे समाज में कनिका के बापूजी की नाक कटने से बची रहे। कुछ ऐसा ही आस पड़ोस का कहना था कि लड़की की जल्दी से शादी कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वह भाग जाए। आजकल लड़कियों के भागने के किस्से रोज अखबारों में छपते रहते हैं। फिर क्या था, कनिका के बापूजी ने ठान लिया और लगे कनिका के लिए रिश्ता ढूंढने में, जबकि वह बेचारी अपने दिल में हजारों अरमानों को सजाए हुए थी। उसकी शादी एक दिन कमल से होगी, उसके प्यार से होगी। न बापूजी को अच्छा खासा कोई लड़का मिला और न ही कनिका फिर कभी कमल से मिल पाई। हालांकि उसकी फोन पर चोरी छिपे कमल से बात होती थी, फिर भी वह अपनी किस्मत से नहीं जीत पाई और कुछ महीनों बाद उसके लिए रोहित का रिश्ता आ गया। बापूजी तो किसी ऐसे ही अवसर के तलाश में थे और कनिका की शादी रोहित के साथ तय हो गई। तभी कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है तो कनिका अतीत से वर्तमान में आ जाती है। एक बिल्ली अलमारी पर चढ़ी हुई होती है। रोहित के बचपन की फोटो फ्रेम नीचे गिरी होती है, जिसे देख कनिका गुस्सा हो उठती है। इस इंसान की वजह से मैं अपने ख्यालों में भी चैन से नहीं जी सकती हूँ। अगले दिन सुबह रोहित काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। कनिका बिस्तर ठीक कर रही होती है,
तभी कमरे में अम्मा जी आती है। वो दोनों को गौर से देखती है, जो एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि कोई दो अनजान व्यक्ति हो, जो अम्मा की चिंता को और बढ़ाने लगता है। रोहित, तुम दोनों काली माता के मंदिर चले जाओ। हमने मन्नत मांगी थी कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो माता रानी के दर्शन करने आएंगे, तो आज ही चले जाओ। अम्मा जी माहौल को देखते हुए कहती है तो कनिका उन्हें आश्चर्य से देखने लगती है। उसे अंदर से गुस्सा भी आता है, लेकिन वह चुप ही होती है। मम्मी, बाद में भी तो जा सकते हैं ना, अभी तो दुकान में बहुत काम है। रोहित मना करते हुए कहता है, नहीं, अभी जाना है और आज ही जाना है। हम नहीं चाहते कि माता रानी हमसे रूठ जाए। उन्हीं की कृपा से तुम्हारी शादी हो पाई है, तो बेटा दर्शन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो अम्मा जी आगे हट करते हुए कहती है, जैसे वे रोहित की बहानेबाजी से वाकिफ हो। ठीक है मम्मी। तो रोहित राजी हो जाता है। तो अम्मा जी के कलेजे को सुकून मिलता है, जबकि रोहित ये भी जानता था कि कनिका उसके साथ जाने को तैयार नहीं होगी। कनिका नजर झुकाए हुए खड़ी है। बहू, तुम जाओ और तैयार हो जाओ, इसी बहाने तुम दोनों थोड़ा बाहर भी घुमाओगे। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पापा बिल्कुल तुम्हारी तरह ही शर्मा रहे थे। वो तो शुक्र था हमारी सासू माँ का, जिन्होंने मंदिर के बहाने हमें बाहर भेजा और हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिला। अम्मा जी आगे उत्सुकता बस बताते हुए कहती है, तो आप इसीलिए हमें भी भेज रही हैं? तो रोहित थोड़ा मजाक करते हुए पूछता है, तो उसमें गलत ही क्या है? अच्छा, अब ये सब छोड़ो और जाने की तैयारी करो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। चलो चलो, तैयार हो जाओ। तो अम्मा जी मुस्कुराते हुए कहती है। तो रोहित सकुचाते हुए एक नजर कनिका को देखता है, जो कि गुस्साई हुई सी होती है। उसे अंदर से भारीपन महसूस हो रहा है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, जो कि रोहित समझ रहा होता है। शहर के बीच एक बस जा रही है। खिड़की वाली सीट पर कनिका गुमसुम सी बैठी है और उसके बगल में रोहित बैठा हुआ है। बस लोगों से खचाखच भरी हुई है। रोहित बड़ी मुश्किल से बैठा है। एक तो वह कनिका के ज्यादा करीब नहीं जा सकता और दूसरी तरफ लोग खड़े हुए हैं, जिस कारण वह सिकड़ा हुआ सा बैठा है। उसे तकलीफ भी हो रही है, लेकिन वह चुपचाप बैठा हुआ है। फिर वह कनिका को देखता है तो वह खिड़की से बाहर की तरफ देख रही है। तुम चाहो तो मंदिर न जाकर कहीं और जा सकती हो, मेरा मतलब तुम्हें कहीं और घूमना हो तो। रोहित हिम्मत जुटाते हुए कनिका से कहता है। तो पहले तो वह आश्चर्य से देखती है, जैसे उसने रोहित के बात करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। क्यों, अब ये पापी आप मेरे सर पर ही मरना चाहते हैं? अगर आपको कहीं जाना है तो चले जाइए। कनिका थोड़ा बिगड़ते हुए जवाब देती है। नहीं, मुझे लगा तुम। तो रोहित आगे कहते हुए रुक जाता है। आपको क्या लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ और मेरा मंदिर जाने का मन नहीं है, बल्कि कहीं और घूमने का है? कनिका इस बार अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहती है। तो पास खड़ा एक बच्चा दांत दिखाकर हंस देता है। हालांकि कनिका उस बच्चे को कुछ नहीं कहती और वह फिर से खिड़की की तरफ मुंह कर बैठ जाती है। रोहित आगे कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन उसे बुरा जरूर लगता है। कनिका की सांसें गर्म होने लगती है। उसके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, जिसे वह कहना चाहती है, जिससे उसके मन का बोझ कम हो सके। लेकिन अभी वह रोहित से कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके मन की पीड़ा की असली वजह तो रोहित है। शाम हो चुकी थी। रोहित के पिताजी कुछ पेपर लिए देख रहे हैं, तभी अम्मा जी चाय ले आती है। फोन आया था क्या रोहित का? वह पहुंच गया क्या? पिताजी पेपर देखते हुए पूछते हैं। हाँ, अभी उसका फोन आया था, वह होटल पहुंच गया है। आज रात होटल में रुकेंगे और फिर कल सुबह काली माता के मंदिर जाएंगे। तो अम्मा जी चाय का कप बेंच पर रखते हुए कहती है और फिर स्वयं भी कुर्सी पर बैठ जाती है। चलो, अच्छा हुआ दोनों चले गए, इसी बहाने घूम फिर भी लेंगे। पिताजी आगे कप उठाते हुए कहते हैं और चाय फूंकते हुए पीने लगते हैं। आपको नहीं लगता कि दोनों के बीच कुछ अनबन सी है? वो एक दूसरे से बातें भी नहीं करते। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, आखिर वो दोनों खुश क्यों नहीं है? अम्मा जी आगे सोचते हुए कहती है। उनकी बातों में चिंता होती है तो पिताजी आश्चर्य से उन्हें देखते हैं, जैसे पत्नी की बातें उन्हें रास में आ रही हो। हेमंत की अम्मा, तुम फिर शुरू हो गई। तुमको तो परेशान होने का एक बहाना चाहिए और उसी बारे में पूरा दिन बड़बड़ाते रहना। पिताजी आगे कहते हैं, आपको तो हमारी बातों पर कभी भी यकीन ही नहीं होता।
जैसा कि हमें परेशान होकर बड़ा मजा आता है। तो अम्मा जी उनसे थोड़ा बिगड़ते हुए कहती है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।